पापा आपने मेरे लिए किया ही क्या है। पापा आप कितने दिनों से कहीं बाहर घूमने नहीं गए, इसलिए आज मैं आपको हरिद्वार तीर्थ यात्रा पर लेकर जाऊंगा। तभी उनकी बहू सुमन हंसते हुए आई और बोली, हाँ पापा सही होगा, आपके लिए आप घर पर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, इसलिए रमेश और मैं मिलकर ये प्लान बनाए हैं कि हम लोग आपको हरिद्वार की यात्रा कराने ले चलेंगे। सुमन चहकते हुए बोली, पापा जी आप अपना जरूरी सामान बांध लीजिए, जब तक मैं आपको खाने के लिए कुछ नमकीन बना देती हूँ। लेकिन सुदामा जी मन ही मन घबरा रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो बेटा बहू मेरी इतनी फिक्र कर रहे हैं। ऐसे तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते, मुझे इससे क्या लेना देना। हे भगवान हमारे बच्चे को सद्बुद्धि देना। उन्होंने अपने एक एक सामान याद करके रखने लगे। बाहर निकलते समय उनको अपना टूथब्रश याद आया और सुशीला जी की तस्वीर। वे उनकी तस्वीर से अलग नहीं रहना चाहते थे। वे अपनी पत्नी के इस तस्वीर से घंटों बातें करते थे, इसलिए उनकी तस्वीर अपने हाथों में लिए एक बार अपने घर को खूब अच्छे से निहार लिए, मानो वे अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए कुछ खुशियों के पल अपने साथ ले जाना चाहते हो। कार में आगे की सीट पर रमेश के बगल में सुमन बैठी और पीछे की सीट पर सुदामा जी। दोनों बेटा बहू आज बड़ी खुश लग रहे थे। उन दोनों को खुश देखकर सुदामा जी भी बहुत खुश थे और तीनों लोग गाड़ी में मस्ती करते हुए जा रहे थे कि अचानक कुछ देर बाद सुदामा जी बोले, बेटा ये कहाँ ले आए हो तुम दोनों मुझे? वहाँ एक बोर्ड को दिखाते हुए बोले, ये तो वृद्धाश्रम है। बेटा तुम तो कह रही थी कि हरिद्वार तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हो, फिर गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी तुमने? सुदामा जी अपने बेटे रमेश से पूछते हैं। रमेश बोला, पापा मैं आपको वृद्धाश्रम ही छोड़ने आया हूँ, आपको कोई तीर्थ यात्रा वात्रा कराने नहीं आया हूँ। यदि आपको घर पर बता देता आपको वृद्धाश्रम चलना है मेरे साथ, तो शायद आप आने के लिए तैयार ना होते, इसलिए आपको बिना बताए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तभी उसकी पत्नी सुमन बोली, पापा जी टाइम वेस्ट मत कीजिए और कार से जल्दी उतर जाइए, हमें आपको छोड़कर पार्टी में जाना है। हमारे दोस्त हमारा इंतजार कर रहे हैं। पहले से आपने हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। पहले आपको अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे, अब यहाँ आकर अलग ही नाटक शुरू कर रहे हैं। सुदामा जी गाड़ी में बैठे और गिड़गिड़ाते हुए बोले, तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, मुझे तीर्थ यात्रा का नाम देकर वृद्धाश्रम छोड़कर जा रहे हो। रमेश क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, बचपन में तुमने जो मांगा मैंने वही दिया, अपनी पाई पाई जोड़कर तुम्हारे भविष्य के लिए बचाया, और तुमने मेरे सगे बेटे होकर मुझे यहाँ छोड़ने आए हो। रमेश बोला, पापा वैसा क्या कर दिया आपने मेरे लिए? पढ़ा लिखा कर बड़ा करना हर माँ बाप का फर्ज होता है। अब इस उम्र में आपके लिए यही सही जगह है। टेंशन मत लीजिए, थोड़े दिन में यहाँ पर आपके दोस्त बन जाएंगे, फिर आपका मन लग जाएगा। वृद्धाश्रम ही आपके जैसे बूढ़ों के लिए सही जगह है। सुदामा जी बोले, मुझे नहीं चाहिए बेटा दोस्त वोस्त, मुझे तो बस मेरे बच्चों के साथ रहना है, मुझे तो घर पर रहना है बस, मुझे घर वापस ले चलो बेटा। सुमन बोली, पापा जी कौन सा घर? वह अब आपका घर नहीं है, समझे? अब वो हमारा घर है। आप यहाँ आराम से रहिए और हमें वहाँ आराम से रहने दीजिए, ताकि हम अपने घर में दोस्तों को बुलाकर पार्टी कर सकें। वैसे भी आपको ये पार्टीज पसंद नहीं, इसलिए आपके लिए यही सही जगह है। रमेश भी सुमन की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, पापा हमारे घर में अब से ज्यादा पार्टीज होंगी, उसमें हमें कोई रुकावट नहीं चाहिए, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहीं रहें। सुदामा जी बोली, क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को इतना बड़ा करते हैं? रमेश ने कार से उतरकर पीछे वाली डिक्की खोली और पापा का सामान निकालकर नीचे फेंक दिया और दोनों हाथ जोड़कर बोले, पापा आप अंदर जाइए ताकि हम भी जल्द से जल्द जा सकें। सुमन बोली, और कितना टाइम वेस्ट करेंगे आप हमारा पता नहीं। सुदामा जी बेटा बहू का ऐसा व्यवहार देखकर चकित रह गए, चुपचाप कार से उतर गए। जैसे ही वो कार से उतरे, रमेश ने झटके से अपनी गाड़ी घुमाई और वहां से चला गया। सुमन बोली, अच्छा हुआ हमेशा के लिए बला टली। सुदामा जी ने अपने नीचे पड़ा सामान उठाया और भीगी पलकें लिए वृद्धाश्रम में चल पड़े। अंदर एक सहकर्मी आया और उसने सुदामा जी के हाथ से सामान ले लिया। सहकर्मी से सुदामा जी के आंसू छुप ना सके। वे बोला, बाबूजी रोइए मत, यहाँ आपके जैसे हजारों वृद्ध हैं जिनको अपने बेटे बहू ने अपने ही घर से बेदखल कर दिया। ये वृद्धाश्रम इतने बूढ़ों का भार उठा रहा है तो आपका भी उठा लेगा। सुदामा जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? मेरा नाम श्याम है बाबूजी और मैं 7 सालों से यहाँ सभी की सेवा कर रहा हूँ। सच कहूँ तो सभी को यहाँ देखकर बहुत दुख होता है और मुझे ये बात सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे कोई अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ सकता है। वैसे बाबूजी आप मुझे अपना ही समझना और कोई भी काम हो तो मुझे आवाज दे देना। श्याम सुदामा जी को उनका कमरा दिखाते हुए बोला, वैसे आपके साथ क्या हुआ था बाबूजी? सुदामा जी कमरे में बेड पर बैठकर रो पड़े और बोली, श्याम मेरी पत्नी का निधन हुए 2 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी सुशीला के निधन के बाद मैं ज्यादा बीमार रहने लगा, मुझे 2 रोटी भी नहीं खाई जाती। एक दिन बहू सुमन से मैंने बोला, बेटा मुझे ये सूखी रोटी और सब्जी नहीं खाई जाती, हो सके तो मेरे लिए थोड़ा सा दूध मंगा दो। बस मेरा इतना कहते ही बहू मुझ पर गुस्सा होने लगी, चिल्लाकर बोली, आपको तो बस बैठे बिठाए फरमाइशें करनी है,
मेरी बात पापा ध्यान से सुन लीजिए। अब आप कमाते नहीं हैं, आपके रिटायर्ड हो चुके हैं और वो पैसे भी खर्च हो चुके हैं, इसलिए आपकी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती। मुझ पर ये जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। बेटा रमेश भी उस दिन सुमन से बोला, सुमन थोड़ा दूध मंगा लो ना, थोड़ी सी दूध मंगा लेने से भला कितना खर्चा हो जाएगा। सुमन बोली, रमेश तुम्हारे पापा के लिए मैं अलग से कोई खर्चा नहीं बढ़ाऊंगी, जो बनेगा वही खाना पड़ेगा, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। वैसे भी अब ये बूढ़े हो चुके हैं और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मुझे इनका अलग से काम नहीं होगा, तुम इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो। ये सुनते ही मैं डर गया। मैंने बोला, बहू अब आगे से मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा, मगर मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात मत करना। उसके बाद मुझे बहू जो खाने को देती मैं चुपचाप खा लेता, भले मेरा पेट साथ दे या ना दे, मगर मैं उससे कुछ नहीं कहता। एक दिन रमेश मुझे जेब खर्च के लिए पैसे दे रहा था तो सुमन बोली, क्या जरूरत है पैसे देने की, पूरे दिन घर पर पड़े रहते हैं, बिजली का बिल बढ़ाते रहते हैं, अलग से खाने में भी सब कुछ मिल ही जाता है, तो उन्हें ये जेब खर्च किस बात की दी जा रही है। मैं बोला, बेटा कभी कभी नीचे दोस्त के साथ टहलने जाता हूँ तो कभी कोई दोस्त कहता है कि रिक्शा में मंदिर चलते हैं। अब इस उम्र में इतना चलना नहीं हो पाता कि मंदिर जा पाए, तब जेब में 2 पैसे होने चाहिए तो रिक्शा पकड़ सकते हैं, वरना दोस्तों के सामने शर्म महसूस होती है। तभी सुमन चिल्लाकर बोली, पापा जी कोई जरूरत नहीं है दूर दूर मंदिर जाने की, हमारे बगल वाले मंदिर में ही जाया कीजिए ताकि रिक्शा के पैसे बच सके। रमेश बोला, पापा सुमन सही कह रही है, बस उस दिन से मेरी जेब खर्च भी मिलनी बंद हो गई। मैं तो चुपचाप जिंदगी गुजर बसर कर रहा था और साथ ही भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था कि हे भगवान अब मुझे भी जल्दी से उठा लो। सुशीला ना जाने मुझसे पहले क्यों चली गई। जब वो मेरे साथ थी तो कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई। अब मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। कुछ दिनों के बाद घर में रमेश और सुमन आए। दिन अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करने लगे। मेरे कमरे को वे लोग बाहर से ताला लगा दिया। मैं उस छोटे से कमरे में पड़ा रहता। एक दिन रात को बाहर पार्टी चल रही थी। मुझे कमरे में बेचैनी महसूस होने लगी, मेरा दम घुटने लगा तो मैंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। बहुत देर बाद रमेश और सुमन ने दरवाजा खोला और कहा, आज आपकी वजह से हमें अपनी पार्टी जल्दी खत्म करनी पड़ी और हमारे दोस्तों को भी ऐसे ही वापस भेजना पड़ा। रमेश गुस्सा होकर बोला, आपने पूरा मूड खराब कर दिया। उन दोनों ने मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा, मुझे अनदेखा कर दिया और मुझे तीर्थ यात्रा कराने के बहाने वृद्धाश्रम छोड़कर चले गए। सुदामा जी की सारी कहानी सुनकर श्याम की आंखें भी भर आई। श्याम बोला, बाबूजी क्यों आप उन लोगों के साथ वापस घर जाना चाहते हैं? वे लोग तो आपका ध्यान भी नहीं रखते, यहाँ कम से कम आपका ध्यान तो रखा जाएगा। सुदामा जी बोले, उस घर से यादें जुड़ी हैं, मेरी और सुशीला की। सुशीला की यादों के सहारे मैं उस घर में कैसे भी गुजार लेता था और मैं चाहता हूँ कि मेरी अर्थी मेरे घर से निकले, इसलिए तो बेटा बहू का ऐसा व्यवहार सहन कर रहा था। श्याम बोला, बाबूजी आप चिंता मत करिए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय और पानी लाता हूँ। सुदामा जी अपने आंसुओं को पोंछा और सुशीला जी की तस्वीर को देखने लगे। श्याम ने सुदामा जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ गया। सुदामा जी धीरे धीरे वृद्धाश्रम में घुल मिल गए और उनके नए नए दोस्त बन गए, लेकिन उन्हें अपने घर की याद भी हमेशा सताती रहती। उनके घर के आसपास की जो मित्र थे उन्हें भी उनकी बहुत याद आती। वे लोग पार्क में जाकर खूब मस्ती करते थे, कभी मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करते थे। घर में बेटे का व्यवहार, बहू का व्यवहार बहुत चुपता था, मगर कम से कम सुशीला जी की यादें तो बसी हुई थी। एक दिन सुदामा जी वृद्धाश्रम के कंपाउंड में टहल रहे थे। उन्हें ठाकुर जी के बेटा प्रिंस ने देखा और पीछे से आवाज दी, अंकल आप यहाँ कैसे? प्रिंस को देखते उनका दर्द बाहर आ गया और उन्होंने सारी घटना प्रिंस को बताई। प्रिंस पेशे से वकील था। दूसरे दिन ही रमेश के घर नोटिस भिजवा दिया। नोटिस देखकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन बोली, ये क्या बोल रहे हो पापा जी, ये कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? आखिर हम उनके बच्चे हैं, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हम तो बर्बाद हो गए। तभी रमेश बोला, रोने से कुछ नहीं होगा, हम उस वकील के पास जाकर बात करते हैं कि नोटिस क्यों भेजा है। दोनों ने प्रिंस के पास पहुंचकर बोला, हमें ये घर खाली करने का नोटिस क्यों आया है, हम इस घर के मालिक हैं। इतना सुनते ही सुदामा जी अंदर से आए और बोले, बेटा मैं कौन हूँ? सुदामा जी को देखकर बेटा बहू हक्के बक्के रह गए और रमेश बोला, पापा आप यहाँ? आगे उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। तभी बहू बोली, पापा जी आप बताएं, इनको इस घर का असली हकदार कौन है? मैं हूँ ना? सुदामा जी बोले, तुम असली हकदार कब से हो गई? उस दिन क्या कह रहे थे तुम कि मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है? बेटा तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज तुम दोनों अपने पैरों पर खड़े हो। बहू तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना, लेकिन तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे उम्र के इस पड़ाव में सबसे ज्यादा तुम लोगों की जरूरत थी।
तो हमें वृद्धाश्रम छोड़कर चले गए। प्रिंस बोला, कानून के अनुसार अगर बच्चे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं तो प्रॉपर्टी पर भी उनका कोई हक नहीं होता। अब रमेश और सुमन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। तभी सुदामा जी बोले, बेटा इसी तरह मैं वृद्धाश्रम के गेट पर गिड़गिड़ाया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। तभी प्रिंस बोला, तुम दोनों अपना नाटक बंद करो, जैसी करनी वैसी भरनी। सुदामा जी को प्रिंस ने हौसला दिया, जिससे सुदामा जी का खोया हुआ आत्मसम्मान वापस लौट आया था। आपको क्या लगता है, सुदामा जी ने क्या किया, सही या गलत? कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।